हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा वन शॉट रिवीजन कराऊंगा सीयूईटी 2025 के लिए। एक एक चीज मैंने यहां से क्लास एनसीईआरटी से लेकर आपको रिवीजन करा रहा हूं। हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे थियोरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, कोशिश करूंगा सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ कवर कर दूं। 1 घंटे के अंदर आपको ए टू जेड सारा कुछ रिवीजन करा दूंगा चैप्टर वाइज। और माइक्रो का मैंने आपको अलग से करा रखा है, माइक्रो का मैं आपका वन शॉट भी डाल दूंगा जल्दी, और हमारा पूरा का पूरा माइक्रो मैक्रो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बाकी सब सब्जेक्ट में आपको रिवीजन कराता रहूंगा, तो स्टे कनेक्टेड चैनल पे। और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसपीसीसी ऐप में प्रीमियम मॉक टेस्ट के अंदर दे रखे हैं। आप लोग बना रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो जिन्होंने नहीं बनाए प्लीज जाओ, उन मॉक्स को जरूर बनाना एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेशनल इनकम से, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरे के पूरे सिलेबस का एज पर लेटेस्ट सिलेबस का वन शॉट। सबसे पहले नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब क्लास हाउस होल्ड के पास जो इनकम आएगी वो क्लास फर्म से आएगी, और फर्म के पास जो इनकम आएगी वो हाउस होल्ड से आएगी। 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं क्लास, हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया। 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी होता है, और 4 सेक्टर इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि अब्रॉड भी होता है। तो हाउस होल्ड क्या देता है क्लास, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड देता है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और ये क्या करते हैं क्लास, फैक्टर्स पेमेंट यानी कि लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस सैलरीज, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैपिटल और नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है क्लास एंटरप्रेन्योरशिप को। फिर ये सामान बनाते हैं क्लास, इनको बेचते हैं, वही सामान गुड्स एंड सर्विसेज। फिर ये क्लास अपनी इनकम को एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्लास क्या करते हैं, खर्चा कर देते हैं, यानी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कोई बच्चा कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, 1.5 घंटा टिक के बैठना है। 1.5 घंटे के अंदर आई प्रॉमिस मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। टिक के बैठो 1.5 घंटा, और मॉक्स 3 बना लेना क्लास, बस खत्म, इतना ही और कुछ नहीं। चलो अब फेसेस 3 है क्लास। सबसे पहले जनरेशन फेज जहां पे प्रोडक्शन हो रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जहां पे क्लास प्रोडक्शन के बदले लोगों को इनकम बांटी जा रही है जिसने इतना काम किया, फिर लोग अपनी इनकम को खर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। रियल फ्लो क्या होता है क्लास, सिंपल सी बात है, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, ये रियल फ्लो है, मनी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। इसे फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। इससे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को मेजर किया जाता है, जीडीपी को मेजर किया जाता है। अभी जो फैक्टर पेमेंट है, ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, इसको मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। ये नोट्स भी क्लास में आपको एसपीसीसी ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर और टेलीग्राम पे दोनों जगह दे दूंगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो, ध्यान रखना का, स्टॉक वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि फ्लो वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, कोई टाइम नहीं होता, फ्लो जो है वो टाइम डायमेंशनल है। स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, फ्लो डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, ध्यान रखना। वेल्थ, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू नोएडा, स्टॉक ऑफ वाटर इन ए टैंक, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, पॉपुलेशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये सारी चीजें क्या है क्लास, स्टॉक है। जबकि पॉकेट मनी, पॉकेट अलाउंसेस, गाड़ी की जो स्पीड है वो, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक, डिमांड सप्लाई, कंजप्शन, सेविंग्स, प्रॉफिट लॉस, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, दीज ऑल आर फ्लो। इनको क्या बोलते हैं क्लास, फ्लो बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल मोटिवेशन अपने अंदर जगाए रखो क्लास, आराम से देखना, रॉक करेंगे एग्जामिनेशन में। कल का पेपर देख के आओगे ना क्लास, देखना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इको का पेपर अगले दिन सुबह ही है, इसलिए मैं लाइव ले नहीं रहा। लेकिन अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे, बोलोगे, तो मैं अकाउंट और बीएसटी के पेपर से पहले, क्योंकि वो पेपर 3 बजे है, तो मैं सुबह लाइव आके ले लूंगा। दबा के प्रिपरेशन करेंगे, कुछ मत सोचो, बस ये सोचो कि आज ही का दिन है, जी जान लगा के मेहनत करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, अपने को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो अब क्लास कुछ आइटम है जो तुम्हें ध्यान रखना है क्लास। अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट किसी डेट पे क्या है क्लास, स्टॉक है। लॉसेस देखो साल भर का होता है, फ्लो है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट 1 साल का है तो ये क्लास फ्लो है, 1 डेट का होता है तो स्टॉक होता। प्रॉफिट साल भर का निकलता है क्लास, फ्लो है। पॉपुलेशन 1 डेट की बात करते हैं तो स्टॉक है। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल 1 डेट की बात किया तो स्टॉक है। सेविंग्स फ्लो होता है, नेशनल इनकम फ्लो है क्लास। कैपिटल स्टॉक होता है, ध्यान रखना कैपिटल क्या है क्लास, स्टॉक होता है, क्योंकि किसी एक डेट पे जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, तो ये दिसंबर एक पीरियड है तो वो फ्लो हो गया। बैंक अकाउंट का बैलेंस किसी डेट पे ही होगा, किसी पॉइंट पे होगा, वो स्टॉक है। रॉ मटेरियल जो गोडाउन में पड़ा हुआ है क्लास एक डेट पे, वो क्या है क्लास, स्टॉक है। प्रोडक्शन हो गया, फ्लो, वेल्थ हो गया क्लास, स्टॉक। संपत्ति एक डेट पे मेजर की जाती है, आज सब कुछ है कल कुछ भी ना हो। जीडीपी हो, नेशनल इनकम, वो सब क्या है क्लास, आपका फ्लो है। फाइनल गुड्स जो पूरी तरीके से क्लास सामान बनकर तैयार हो चुका है, रेडी टू यूज, ये क्लास बनके तैयार अभी नहीं हुआ है, काम चल रहा है। पर्पस की बात करें, फाइनल गुड्स का जो पर्पस होता है वो होता है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स का पर्पस क्या होता है, उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज करना या फिर क्लास उसको रीसेल करना। फाइनल गुड्स नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स दोनों में ही इंक्लूड नहीं होता। फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है बिकॉज सामान बनके तैयार है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्लास वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, ये सामान
सामान अभी बन के तैयार नहीं है। सामान बन के तैयार है, इसीलिए फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, बाहर जा चुका है, ये अभी भी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। मिल्क खरीदा क्लास हम लोगों ने कंजप्शन पर्पस के लिए, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। मशीन खरीदा क्लास आप बिजनेस में लगाने के लिए, तो भी मशीन फाइनल गुड्स हो गया। मशीन घर के लिए खरीदो, बिजनेस के लिए खरीदो, हमेशा मशीन फाइनल गुड्स ही कहलाएगा। सिर्फ एक ही, हाँ कैपिटल गुड्स भी होगा, वो एक ही केस में क्लास मशीन जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, जब मशीन खरीद ही बेचने के लिए रहे हो, आप खुद यूज नहीं करोगे। लेकिन मिल्क खरीदा क्लास एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि बिस्किट के लिए दूध एक रॉ मटेरियल की तरह है। या डेयरी वाले ने दूध खरीदा क्लास ग्राहकों को दूध बेचने के लिए, वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि डायरेक्टली उसको रीसेल किया जा रहा है। अब ये क्लास क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से गुड्स फाइनल होते हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट, तो भूलना मत। मशीन खरीदा क्लास, तो मशीन इज ऑलवेज अ फाइनल गुड्स। सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा कैंटीन ने, इंटरमीडिएट गुड्स। कपड़े खरीदे क्लास इंडिविजुअल ने अपने लिए, फाइनल गुड्स। कोयला खरीदा फैक्ट्री ने, इंटरमीडिएट गुड्स। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो क्लास इंटरमीडिएट गुड्स है। और बुक परचेज बाई स्टूडेंट वो क्लास फाइनल गुड्स है। बुक परचेज बाई बुक सेलर वो इंटरमीडिएट गुड्स है। पोस्टेज स्टैंप खरीदा आपने क्लास अपने लिए, तो फाइनल गुड्स है। पोस्टेज स्टैंप खरीदा बिजनेसमैन ने, तो वो क्लास इंटरमीडिएट गुड्स है। एग्जॉस्ट स्टैंप यूज फॉर मेकिंग वाटर कूलर, क्लास एग्जॉस्ट स्टंप्स यूज फॉर मेकिंग वाटर कूलर, वाटर कूलर के लिए कोई एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाना है, तो वो सब क्या है क्लास इंटर, ये एग्जॉस्ट स्टैंप नहीं होगा, फैन होगा। एग्जॉस्ट फैन लगाया क्लास अपने, इंटरमीडिएट गुड्स। सीड खरीदा फार्मर ने क्लास अनाज उगाने के लिए, तो भैया वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन किसान ने अगर क्लास ट्रैक्टर खरीदा तो वो फाइनल गुड्स है। स्कूल वालों ने बस खरीदा तो वो फाइनल गुड्स है, वो मशीन है, लंबे समय तक चलेगा। सीड्स परचेज फॉर किचन गार्डनिंग, तो वो क्लास फाइनल गुड्स है। किचन गार्डनिंग के लिए बीज खरीदा तो फाइनल गुड्स है। मशीन परचेज बाय डीलर ऑफ मशीन, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कार परचेज बाय हाउस होल्ड वो फाइनल गुड्स है। सिलाई मशीन खरीदा क्लास हाउसवाइफ ने, तो भी वो क्या है क्लास फाइनल गुड्स है। कंज्यूमर अपने लिए जो चीजें खरीदता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड, जिसका वो सेल्फ कंजप्शन करेगा, सेल्फ यूज करेगा, लंबे समय तक यूज करता है तो ड्यूरेबल। अगर वो जल्दी खत्म कर देता है, लंबे समय तक यूज नहीं करता, तो उसको बोलते हैं क्लास नॉन ड्यूरेबल। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मशीनरी। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं क्लास, मशीनरी। जो मशीनरी एज अ फिक्स एसेट आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, उस मशीन को क्या बोलते हैं क्लास कैपिटल गुड्स। बट सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती, जो बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट यूज हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं कैपिटल गुड्स। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, साल भर में एसेट की जो वैल्यू गिरती है ड्यू टू इट्स यूज, पैसेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर, ये क्लास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन कैपिटल लॉस क्या होता है क्लास, इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफॉर्सिन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटी, चोरी हो गया, आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, इससे मशीन का जो नुकसान हुआ है उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाते हो क्लास, और इससे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता। लेकिन कैपिटल लॉस के लिए आप पहले से कोई प्रोविजन नहीं बना सकते कि चोरी हो जाएगा, और क्लास प्रोडक्शन प्रोसेस इससे हैम्पर होता है। ठीक है। रियल जीडीपी, जब जीडीपी इज मेजर्ड एट बेस, देखो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर और कांस्टेंट ईयर प्राइस पे जब जीडीपी को मेजर किया जाता है, पुराने ईयर के प्राइस पे जब जीडीपी को मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। अब जब जीडीपी को करंट ईयर प्राइस, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, जब जीडीपी को करंट ईयर प्राइस से मेजर किया जाता है। रियल जीडीपी में जीडीपी की वैल्यू थोड़ी सी लो होती है, क्योंकि क्लास रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी बोलते हैं। जबकि नॉमिनल जीडीपी में टोटल प्रोडक्ट जो है वो हाई होता है, और नॉमिनल जीडीपी जो है वो बेसिकली क्लास विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी आज जो रेट है सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दो, इन्फ्लेशन को नहीं देखते वो। ठीक है। रियल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर है और बेटर है, रिलायबल है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी, ना कि वो ट्रू इंडिकेटर, ना ही ट्रू इंडिकेटर है, ना ही वो रिलायबल है। रिलायबल क्या है क्लास आपका, रियल जीडीपी। कन्वर्जन के बेसिक फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला आता है ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन की क्लास प्रैक्टिस करो। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, या असेट की कॉस्ट में से साल्वेज वैल्यू घटा देते हैं या स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगला नेशनल, नेशनल डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआई है, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआई है। एनएफआई का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। ध्यान समझना, अगर एनएफआई नेगेटिव है तो डोमेस्टिक बड़ा हो जाएगा, एनएफआई पॉजिटिव है तो क्लास नेशनल बड़ा हो जाएगा, राइट। एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, और एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। एनआईटी इज नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर क्लास सब्सिडी बड़ा है तो एमपी जो है वो छोटा होगा, एफसी बड़ा होगा। ध्यान रखना, अगर सब्सिडीज बड़ा है तो एनआईटी नेगेटिव है, आईटी माइनस सब्सिडी, सब्सिडी बड़ा है तो एनआईटी नेगेटिव अगर होगा तो एमपी जो है वो छोटा हो जाएगा, फिर एफसी क्या है क्लास बड़ा हो जाएगा, राइट। और डेप्रिसिएशन कभी नेगेटिव में जा नहीं सकता। नेशनल इनकम को क्या कहते हैं क्लास, एनएनपीएफसी। क्विक रिकैप करो, छुट्टी एक दिन की भी नहीं है, कुछ घंटे ही बस आपके पास है। तो नेशनल इनकम को क्या कहते हैं क्लास, एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं क्लास, एनडीपीएफसी। ध्यान रखना, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी।
ये बेसिक कन्वर्जन के फॉर्मूले। 3 मेथड है नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और क्लास एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों के फॉर्मूले देख लेते हैं क्लास। वैल्यू एडेड को बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, जिसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक दोनों को मिलाकर बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है क्लास? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं क्लास इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपीएफसी, इसको डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। 3 चीजें ऐड करनी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया हो तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। और ऑपरेटिंग सरप्लस अगर ना दिया हो तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट ना दिया हो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। मिक्स इनकम ना दिया हो तो जीरो ले लेना। एक्सपेंडिचर मेथड में 4 चीजें जोड़नी है, प्राइवेट का या हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट का या हाउस होल्ड का गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अगर ये ना दिया हो तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक, चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट है क्लास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना क्लास, ये तीनों मेथड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, एंड पहले माफ़ी चाहूँगा उन सारे बच्चों से जिनको लग रहा हो कि सर बहुत फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। यार देखो, एक ही दिन में तुम्हें माइक्रो भी करना है रिवीजन, इंडियन भी करना है, मैक्रो भी करना है, तो यार फास्ट तो होगा ही। तुम्हारे पास आज रात का ही समय है, क्योंकि कल सुबह तो आप लोग निकल जाओगे और एग्जामिनेशन हॉल पे 1-2 घंटा पहले पहुँचना होता है, और वहाँ पर अलाउ नहीं करते कुछ भी, है ना। तो आपको पहले ही पहुँचना है, तो टाइम कैसे बचेगा, है ना। तो आप देख लेना, फिर भी आपको स्लो चाहिए तो मेरे 12th वाली वीडियोज़ को जरूर देखना। जो भी यहाँ लगेगा मुझे सीयूटी में चीज़ें क्लिक कर रही हैं, मैं बताते चला जाऊँगा। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है और पहले ही चैप्टर पे हैं अभी हम। प्रिकॉशंस, प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है? सेकंड हैंड सेल परचेज को बिल्कुल नहीं लेना, उस पर कोई ब्रोकरेज कमीशन है वो आपको क्लास लेना है। अपने लिए अनाज उगाया है अगर आपने क्लास, तो आपने अनाज मार्केट के लिए उगाया था लेकिन रख खुद लिया, तो भैया क्लास उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू को क्लास आपको नेशनल इनकम में ऐड करना है। ध्यान रखना, इम्प्यूटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड करना है। आपने मार्केट के लिए उगाया, आपने खुद नहीं, मतलब खुद उसको कंज्यूम कर लिया। अपने गार्डन वगैरह में उगाते हो ना, फिर वो मार्केट के लिए नहीं उगाया, तो गार्डन में अगर आप उगा रहे हो फिर वो काउंट नहीं होगा। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू काउंट नहीं होगी, चेंज स्टॉक काउंट होता है। और स्टॉक जो होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बट चेंज स्टॉक जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वो चेंज होता रहता है। हाउसवाइफ की सर्विसेज को नहीं लेना क्लास, क्योंकि उसकी सर्विसेज की वैल्यू आप काउंट नहीं कर सकते। सिमिलरली इनकम मेथड में हाँ, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या होता है? जब आप किसी चीज को एक से ज्यादा बार काउंट करते हो, दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। ए ने बी को कुछ बेचा, बी ने सी को बेचा, एक ही सामान बिक रहा है 3-4 बार, पर वो 3-4 बार सेल में काउंट हो जा रहा है। तो सेकंड हैंड गुड्स की सेल को लोगे ना क्लास, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स की सेल को लोगे, तो वो कौन सी प्रॉब्लम कहलाएगी? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में अगर आपको अवॉइड करना है तो 2 काम करना है, आपको वैल्यू एडेड लेना है इंस्टेड ऑफ टोटल आउटपुट। आपको हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो लेना है, ना कि टोटल आउटपुट। और टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ओनली, यानी कि जो लास्ट में सामान बिक रहा है सिर्फ उसकी वैल्यू लो, और हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो लो बस आप, और कुछ भी आपको नहीं लेना। ठीक है, इनकम मेथड लगाने से पहले किन किन बातों को ध्यान? ट्रांसफर अर्निंग, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ये सारी चीजें क्लास नहीं लेंगे हम लोग। इलीगल एक्टिविटी से जो इनकम आएगी क्लास वो भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स से जो कमाई आएगी वो भी काउंट नहीं करेंगे। और क्लास सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर डिबेंचर से आने वाले इनकम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उस शेयर डिबेंचर्स को बेच के जो ब्रोकरेज कमीशन मिल रहा है तो वो हम काउंट करेंगे, वो फैक्टर इनकम है। ओनर अपने मकान में खुद रहता है क्लास, तो उसका इम्प्यूटेड रेंट भी हम काउंट करेंगे अंदाजे से कि भैया उसका रेंट कितना कमाते अगर आप अपने मकान में खुद ना रहते तो। एक्सपेंडिचर मेथड लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है आपने क्लास? डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट गुड्स पे क्या खर्चा काउंट नहीं करना है। सेल्फ कंजप्शन, आपने कोई सामान मार्केट के लिए उगाया, सेल्फ कंज्यूम किया, तो उस कंजप्शन में जो खर्चा आएगा उस सामान को उगाने में, उसकी वैल्यू काउंट आपने करनी है। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट, ना ट्रांसफर अर्निंग ना ट्रांसफर पेमेंट, फ्री में करी हुई पेमेंट काउंट नहीं करोगे। शेयर डिबेंचर्स पे खर्चा काउंट नहीं करोगे, लेकिन जो ब्रोकरेज कमीशन दिया आपने वो काउंट करोगे आप। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर सेकंड गुड्स पे किया गया हुआ खर्चा आपने काउंट नहीं करना है, लेकिन अगेन उस पे कोई ब्रोकरेज कोई कमीशन कुछ है तो वो आपने काउंट करना है। ठीक है,
मूविंग टू नेक्स्ट, नेशनल इनकम में किसकी इनकम को ऐड किया जाता है? रेजिडेंट्स की इनकम ऐड की जाती है। और डोमेस्टिक इनकम में किसकी इनकम काउंट की जाती है? रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट जो क्लास हमारी कंट्री में रेजाइड कर रहे हैं उनकी इनकम काउंट की जाती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी वो एरिया जहां पे क्लास इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा लाई करता है। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में क्लास डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो शिप, वो जहाज जो अलग अलग कंट्री में जा रही है बट मालिक उसका इंडियन है, फिशिंग वेसल का मालिक इंडियन है, ये एयरलाइंस का मालिक इंडियन है, तो यार वो सब क्लास इंडियन अगर हैं तो उनका जहाज कहीं भी जा रहा हो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होगा। तो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट क्या क्या नहीं होता? एम्बेसीज, हमारी कंट्री में कोई भी फॉरेन एम्बेसीज है, कोई भी क्लास नेशनल लेवल का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्लास वो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है, भले ही वो हमारी कंट्री के अंदर है इसका ऑफिस, बट फिर भी हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाता है। ठीक है, इंडिया में यूएनओ का जो ऑफिस है वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंडिया में जो चाइना की एम्बेसी है वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंडिया में जो अमेरिका की एम्बेसी है वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। उसी तरीके से क्लास इंडिया की एम्बेसी जो चाइना में है वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया की एम्बेसी जो अमेरिका में है वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। यानी कि इंडिया की एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में जहां भी होगी वो इंडिया की ही टेरिटरी का पार्ट होगा। यानी कि क्लास जो एम्बेसीज होते हैं ना वो क्लास खुद के होते हैं अपने, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो। उसी तरीके से चाइना की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो चाइना के टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि इंडिया। तो एम्बेसीज अपना अपना होता है। जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है। शॉर्टकट में BCDE बताया था, बी फॉर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन है। और जब भी हम जीडीपी वेलफेयर का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं रियल जीडीपी का। तो रियल जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है, बट कुछ एक्सेप्शन है। क्या? सबसे पहला क्लास बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। आज भी हमारी कंट्री में बार्टर सिस्टम एक्सचेंज चलता है, सामान के बदले सामान। तो यहाँ सेल हुई ही नहीं मॉनेटरी टर्म्स में, आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? मैंने आपको पेन दिया, आपसे एक पेंसिल खरीद लिया, इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे जीडीपी में? जीडीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस IC। सेल्स में कहाँ रिकॉर्ड करोगे भाई? इसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो जीडीपी जो है क्लास ट्रू इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी बढ़ रहा है देश का, लेकिन क्या बढ़ रहा है? हथियार, गोला बारूद, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो भैया हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे जीडीपी के अंदर? भैया ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। मतलब जीडीपी में रिकॉर्ड तो होगा लेकिन उससे देश का वेलफेयर नहीं होगा। गोला बारूद, भैया ये सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो गरीब भुखमरी थोड़ी मिट रही है इससे। अगला है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, जो सामान बन रहा है ना क्लास, हाँ कॉम्पोजिशन तो बता दे क्लास, उसके अंदर गोला, हथियार, बारूद, इन सब चीजों में। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, अब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन का जो बेनिफिट है वो अमीर लोग ले जा रहे हैं, गरीब आज भी क्लास गरीब है। तो ये क्लास गरीबों की बात नहीं समझ रहा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मतलब गरीबों को फायदा नहीं हो रहा, अमीरों को ही फायदा हो रहा है। तो देश की गरीबी कैसे मिटेगी जब सिर्फ फायदा अमीरों को होगा? तो एक्सटर्नलिटीज, किसी ने क्लास फैक्ट्री से धुआं छोड़ा, चिमनी से धुआं छोड़ा, सबका नुकसान हुआ, मेरा आपका सबका नुकसान हुआ, लेकिन इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं। इसी तरीके से किसी ने गार्डन बनवाया या लोगों की मदद करी, लेकिन भैया वो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि उसकी मनी वैल्यू नहीं है। इसको बोलते हैं क्लास एक्सटर्नलिटीज। लिखना नहीं है, बस समझ के चलना है। जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में जो चेंजेस आते हैं क्लास, उस चेंजेस को मेजर किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर से, जिसको हम लोग प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, दो में से कोई एक दे देगा, बोलेगा दूसरा निकालो। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 आ जाएगा क्या? जीडीपी डिफ्लेटर, या इसको प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 3 कंपोनेंट है। नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, ये जो कॉम्पनसेशन है सैलरी वगैरह। अगला है क्लास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट और प्रॉफिट्स। अगला है क्लास नेट रिटेन अर्निंग, यानी कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड, जो भी रिजर्व है वो। तो ये हो गया क्लास आपका रिजर्व, ऊपर हो गया सैलरी, और ये हो गया क्लास आपका रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। मनी बैंकिंग की बात करें, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए क्लास आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी को लेने से कोई मना करेगा नहीं एक्सचेंज के लिए। मनी के 2 फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को आप एक्सचेंज कर सकते हो थ्रू मनी। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, पहले पुराने जमाने में हर चीज की कीमत अलग अलग सामान में होती थी। आज तुम्हें सिर्फ पैसा देना है, तुम घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, घोड़ा खरीदो, पेन खरीदो, पेंसिल खरीदो, क्लास तलवार खरीदो, तुम्हें क्लास एक कॉमन मेजर में वैल्यू देनी, दैट इज मनी। सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर आपको फ्यूचर पेमेंट करनी है तो पैसों से आसानी से कर सकते हो, विद इंटरेस्ट आप 2 साल, 4 साल, 5 साल में पेमेंट कर सकते हो। सामान वाले केस में बड़ी दिक्कत होती थी, सामान को स्टोर भी नहीं कर सकते, जबकि क्लास पैसों को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। मनी सप्लाई, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई का मतलब स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, ध्यान रखना, स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं क्लास मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में क्लास किस किस का पैसा काउंट नहीं किया जाता? सरकार का और बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा वो काउंट नहीं किया जाता। मनी सप्लाई के अंदर पैसा काउंट किया जाता है सिर्फ 2 लोगों का, इंडिविजुअल्स का और बिजनेस फर्म का। मनी सप्लाई कंपोनेंट में M1 है, इसका फॉर्मूला CC DD OD विद RBI। CC मतलब करेंसी इन कैश, DD डिमांड
डिमांड डिपॉजिट, ओडी है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। एक हाई पावर्ड मनी होता है जो वॉल्ट कैश रिजर्व प्लस कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है उनको जोड़ के आता है। नॉट दैट मच टफ, बहुत सिंपल सा है। जो वॉल्ट कैश है यानी जो रिजर्व कमर्शियल बैंक के पास है और जो उनके पास पैसा है वो जो डिपॉजिट है वो काउंट होती है। M1 का फॉर्मूला है सीसी डीडी ओडी, सीसी करेंसी इन कैश, डीडी डिमांड डिपॉजिट और ओडी अदर डिपॉजिट। तो ये जो डिपॉजिट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ, देखो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का पैसा जो है वो काउंट नहीं होगा। कमर्शियल बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास है, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया विद आरबीआई, ये काउंट नहीं होगा। मनी वन को हम लोग नैरो मनी या ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं, ये मोस्ट लिक्विड है। और डिमांड डिपॉजिट में ना जो डिपॉजिट आती है वो इंटर बैंक डिपॉजिट होती है, एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास है उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो नाबार्ड का पैसा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा है डब्ल्यू, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, और आईएमएफ का पैसा जो है, नाबार्ड का पैसा, और जो फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं क्लास अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है। बैंकिंग की बात करें, बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लास आपके पैसों को सेफ रखती है क्लास, और मुसीबत आने पे क्लास आपको लोन देती है। ठीक है। बैंक दो टाइप के होते हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की बात करें, 3 फंक्शंस कमर्शियल बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, और तीसरा है क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है इससे। कमर्शियल बैंक आपके पैसे को कई गुना बना देता है। इसको जानने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/LRR, 1/10%। LRR नहीं दे रखा होगा तो CRR से कर देना इसको। तो शुरू में आपने 1000 डिपॉजिट किया, बैंक LRR मेंटेन करेगी 100, लोन देगी 900। जिसको लोन दिया उसने किसी और की पेमेंट कर दी और दूसरे बैंक में पैसा आ गया। यहाँ पे एक अजम्पशन है कि सारी पेमेंट ऑनलाइन ही होगी, सारी पेमेंट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही होगी। तो 900 जिसके पास आया उसने उसका 10% क्लास LRR मेंटेन किया, 810 सेव कर लिया। थर्ड राउंड में 810 रुपये क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, इसका 10% 81 LRR मेंटेन हो गया, 729 का क्या हो गया क्लास, लोन हो गया। और ये प्रोसेस चलते चलते 1000 रुपये टोटल कितना बन गया, 10,000। 900 का हो गया क्लास 9000 और 100 का हो गया 1000। सवाल ये है 1000 का 10,000 हुआ कैसे, फॉर्मूला 1/LRR × 100। तो यहाँ पे LRR कितना था क्लास, 10%, तो 1/10 × 100 विच इज 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना। ठीक है, ये हो गया क्लास 10 गुना। अब छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द टोटल डिपॉजिट इज 50,000, टोटल डिपॉजिट जो है वो 50,000 है और इनिशियल डिपॉजिट है 12,500, यानी 4 गुना आपने पैसा बना लिया। ये 4 गुना क्या है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, और डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR × 100। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है 4, 1/LRR ऊपर है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे LRR = 25%। तो ये आ गया क्लास 25%। तो ये 3 चीज़ है, इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट और क्लास LRR, और इन तीनों चीज़ों की हेल्प से आप आसानी से क्लास कोई भी 3 में से किसी 2 चीज़ की हेल्प से तीसरा आप बड़े प्यार से निकाल लोगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इफ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज 20,000, द लीगल रिजर्व रेशियो इज 40%। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा, अगर LRR 40% है तो डिपॉजिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है 1/LRR × 100। तो ये हो गया क्लास 2.5 टाइम्स। तो किस चीज़ का 2.5 टाइम्स 40,000, 20,000 होगा, है ना। टोटल डिपॉजिट कितना है क्लास, 20,000। तो 20,000 को 2.5 से डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। 20,000 को 2.5 से डिवाइड दो, 20,000 डिवाइड बाई 2.5 इट्स 8,000। ठीक है। तो आप आंसर सी पे टिक कर दोगे। 8,000 अगर आप लगाते हो तो 2.5 गुना उसका कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है जो पूरी इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। अकेली ऐसी एजेंसी है जो नोट इशू करता है, इसका इंडिया में नाम है क्लास आरबीआई। स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, आरबीआई एक्ट बना था 1934 का। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी इशू करती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, नोट इशूइंग अथॉरिटी, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। इसको पहले बैंक ऑफ इशू भी बोला जाता था। बैंक ऑफ इशू, सरकार को कुछ, सरकार इनके पास कुछ गोल्ड रिजर्व गिरवी रखती है और फिर क्लास उनको बोलते थे नोट छापो, आग बंद करके, लेकिन नोट नहीं छाप सकते, ध्यान रखना। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकिंग फैसिलिटी सरकार को कौन देता है क्लास, आरबीआई। बैंकर्स टू बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक, बैंकों पे पेनल्टी लगाना, उनके ऊपर नजर रखना, देखना सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बैंकों की हेल्प करना, उनका सलाहकार बनने का काम, ये सब आरबीआई का है। लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी रास्ता, जब कमर्शियल बैंक को बहुत ज्यादा पैसों की दिक्कत होती है ना, तो आखिरी रास्ता कौन बचता है क्लास, सेंट्रल बैंक। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपने पास फॉरेन करेंसी रखता है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, दो कमर्शियल बैंक के बीच में कोई पंगा अगर होता है ना तो क्लास उसको क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोलते हैं। क्लियर करने का काम, दो के बीच में डिस्प्यूट जो है उसको सेटल करने का काम आरबीआई का है। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करने का काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। और जो आरबीआई की पॉलिसी है उसको क्या बोलते हैं क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फंक्शन है, वो है क्लास आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। ध्यान समझना, इस टॉपिक से पेपर में सवाल आ सकता है। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जबकि डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दिया जाता है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दो मेजर्स है, पहला है क्वांटिटेटिव मेजर्स, दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स। सेम टू सेम पॉइंट्स क्लास एडीएस वाले चैप्टर में भी है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे पहला है बैंक रेट या रेपो रेट। क्लास देखो, कमर्शियल बैंक जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन मिलेगा, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, महंगे रेट पे जनता को लोन देगा, लोग डिमांड कम करेंगे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाता है, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को कम कर देता है। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों को क्लास मिलाकर ये दो वेरिएंट है लीगल रिजर्व रेशियो के, सीआरआर एसएलआर। इनिशियल डिपॉजिट के एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देती है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखती है उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और दोनों को मिलाकर बनता है लीगल रिजर्व रेशियो। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्लास इसको कम कर दिया जाता है। सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा तो बैंकों के पास रिजर्व ज़्यादा इकट्ठा होगा, वो लोन कम दे पाएंगे, लोग डिमांड कम करेंगे। तो ये क्लास सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्लास इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सरकारी शेयर्स को सेल करता है जनता को, जनता का पैसा ब्लॉक हो जाता है कमर्शियल बैंक से निकल के, बैंक लोन नहीं दे पाती, इन्फ्लेशन कंट्रोल। और क्लास परचेज करती है आरबीआई जब पब्लिक से, पब्लिक को पैसा देती है, लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, उससे क्लास डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। रिवर्स रेपो रेट, ध्यान रखना, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपना सरप्लस पैसा डाल देती है और कुछ उससे इंटरेस्ट कमाती है, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है क्लास, डिफ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया जाता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, अगर तुम्हें 10 लाख का लोन चाहिए, तुम्हें 15 लाख की प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये जो 5 लाख आ रहा है क्लास, इस 5 लाख को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ध्यान रखना क्लास, इस 5 लाख को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, राइट। इन्फ्लेशन अगर कंट्री में चल रहा है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दो, और डिफ्लेशन में क्लास मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दो। मार्जिन जैसे ही बढ़ेगा लोगों को जो लोन मिलेगा वो क्लास कम मिलेगा। इन्फ्लेशन में तो हमें वैसे भी लोगों को लोन कम देना है, डिफ्लेशन में मार्जिन को कम कर दो, लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा। अगर ये मार्जिन 5 के 6 हो जाए तो लोन कितने का मिलेगा, फिर 9 का मिलेगा। 15 लाख की प्रॉपर्टी, 6 लाख का मार्जिन, तो लोन मिलेगा 9 का। 15 लाख की प्रॉपर्टी और अगर क्लास 4 लाख का मार्जिन हो जाए तो लोन मिलेगा 11 का। तो मार्जिन जितना ज्यादा होगा लोन उतना कम, मार्जिन जितना कम होगा लोन उतना ज्यादा, ठीक है। डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, साल भर में होने वाली जितनी भी डिमांड है ना उसको सबको मिलाकर बोला जाता है क्लास एग्रीगेट डिमांड। इसकी 5 कंपोनेंट है। प्राइवेट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे। प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कांस्टेंट है, जो साल भर में कांस्टेंट होगी, कमाई हो चाहे ना हो, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड किस पे करता है क्लास, रेट ऑफ रिटर्न पे, जितना रिटर्न ज्यादा होगा उतना इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे। अगला है क्लास गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगला है क्लास नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन पांचों को ऐड करेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये क्या बनेगा क्लास, एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट है क्लास एडी का, ये रहा क्लास सी। सी कभी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे बहुत सारी बातें ध्यान रखने वाली बात है, ढंग से सुनो। सी कभी जीरो नहीं हो सकता, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। इसलिए सी का ग्राफ जो होता है वो वाई एक्सिस में थोड़ा ऊपर से बनता है। आपकी इनकम भले ही जीरो, सी कभी जीरो नहीं हो सकता। पास सेविंग्स और बोरोइंग्स जो है मेन सोर्स ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन है। यहाँ पे क्लास ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है विच इज कॉन्स्टेंट। एडी भी कभी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज एडी के अंदर सी आता है, और एडी और सी का जो गैप है उसको बोलते हैं आई, यानी कि क्लास इन्वेस्टमेंट। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी में जहां गवर्नमेंट नहीं होती, एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होता, एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। और सी का मतलब डिजायर्ड कंजप्शन, आई का मतलब डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। पूरे चैप्टर में जो भी पढ़ोगे ना वो डिजायर्ड है, एक्चुअल कुछ नहीं है।
एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री से बनता है क्लास एग्रीगेट सप्लाई, बिकॉज दोनों तरफ एक्सिस में बराबर बराबर है, जिसकी वजह से बाइसेक्ट करता है। बराबर मतलब एएस को ही हम वाई बोलते हैं, दोनों तरफ बराबर बराबर है, तो पॉइंट जो बनेगा ना क्लास वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो भी क्लास 45 डिग्री से। अगर मैं सप्लाई की बात करूं एएस की, तो एग्रीगेट सप्लाई जो बनता है वो सी प्लस एस से बनता है। एस शुरू में माइनस होगा, फिर जीरो होगा, फिर एस क्या होता है क्लास पॉजिटिव होता है। शुरू में माइनस, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, बस आपको इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। इनिशियल में नेगेटिव, फिर जीरो और फिर पॉजिटिव। ये हो गया क्लास एएस का डायग्राम। कितने डिग्री से बनता है क्लास 45 डिग्री से। देखो एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस, वाई का फॉर्मूला भी सी प्लस एस है, तो हेंस एएस इज इक्वल टू वाई। आउटपुट को ही क्लास हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। यह है इनकम और ये है कंजप्शन। जहां पे इनकम कंजप्शन दोनों बराबर है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं क्लास? ब्रेक इवन पॉइंट। और ये एरिया जो है वो सेविंग्स है क्योंकि इनकम बड़ी है, और सॉरी डिस सेविंग्स है क्योंकि इनकम छोटी है, और बाद में क्लास इनकम क्या हो गई क्लास? ज़्यादा हो गई कंजप्शन से, तो ये होगा सेविंग्स। इनकम ऊपर है तो सेविंग्स, इनकम नीचे है सी ऊपर है तो डिस सेविंग्स। ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहां पे अटेन होता है क्लास अंडर एडीएएस और एसआई अप्रोच। दो अप्रोच होता है अंडर एडीएएस अप्रोच एंड इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। आप देखो क्लास, ये रहा क्लास एडी और ये रहा एएस, जहां पे एडीएएस बराबर है इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ब्रेक इवन पॉइंट अलग होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग होता है, ध्यान रखना। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उनके पास यहाँ पे काम है। तो ये क्लास इक्विलिब्रियम वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। ठीक है। स्केड्यूल वगैरह तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्लास बेकार की बात हो गई। अब एडी अगर ज़्यादा है, डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो सप्लायर को प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए। अगर लोग डिमांड कम कर रहे हैं क्लास, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो आपको प्रोडक्शन को कम कर देना चाहिए। ठीक है। लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, प्रोडक्शन कम कर दो। ऐसा ही अप्रोच अंडर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एस इक्वल टू आई। तो ये हो गया क्लास एस, ये हो गया आई, ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम वेयर एस इक्वल टू आई। और ये कौन सा पॉइंट है क्लास? फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है, राइट। इन सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट एस इक्वल टू आई। एस फॉर क्लास प्लान सेविंग्स और आई फॉर क्या होता है क्लास? प्लान इन्वेस्टमेंट। अगर लोग सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए प्रोड्यूसर को, और लोग अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन को बढ़ा देना चाहिए। इतना ही ध्यान रखना। लिखित वाले में क्लास 12th में बहुत लिखना पड़ता था, बट यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट आप ध्यान रखना। एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां एग्रीगेट डिमांड उठ के ऊपर आ गया। किसकी वजह से? ये पॉइंट ध्यान समझना। सी प्लस आई और डेल्टा आई, सी प्लस आई में डेल्टा आई ऐड कर दोगे तो यानी क्लास एग्रीगेट डिमांड जो है क्लास वो उठ के ऊपर चला गया। मेरी बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं क्लास एक्सेस डिमांड। और दोनों एडी की जो बीच का गैप है इसको बोलते हैं इनफ्लेशनरी गैप। और यही पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट होता है एफ वाला बी, ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। ठीक है, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। और इन्फ्लेशनरी गैप का फॉर्मूला क्या है? एडी वन माइनस एडी, दोनों के बीच का। लेकिन एडी बढ़ क्यों रहा है? एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आने की वजह से। डेल्टा आई की वजह से क्लास एक्सेस डिमांड होता है। एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड, जहां डिमांड कम हो तो यहाँ पे डिमांड ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ये माइनस डेल्टा आई हो जाएगा। और दोनों एडी की जो बीच का गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप है। और पॉइंट ई तो पता है स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, और ये जो पॉइंट है वो था अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो फुल इक्विलिब्रियम था, ये अंडर इक्विलिब्रियम। डिफ्लेशनरी गैप बनता है डेफिशिएंट डिमांड में। फुल एम्प्लॉयमेंट, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उनके पास काम है, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इकोनॉमी मॉडर्नाइजेशन पे जाती है, तो कुछ लोग उस मॉडर्न टेक्निक को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आप एक जॉब से छोड़कर दूसरे जॉब पे जाते हो तो क्लास कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप बेरोजगार हो जाओ, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, आपको काम करना ही नहीं है या उस रेट पे काम नहीं करना जिस रेट पे काम मिल रहा है, अपनी इच्छा से बेरोजगार हो, वॉलंटरी। ये होता है रियल लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट। आप काम करना चाहते हो, काम करने के लायक हो, लेकिन फिर भी काम नहीं है, उस रेट पे भी काम करने के लायक हो, उस रेट पे भी काम करना चाहते हो जिस रेट पे काम क्लास मिल रहा है, जो चल रहा है करंट रेट, आपको ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, स्टिल आपके पास काम नहीं है। अभी जो एक्सेस डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इसे कंट्रोल करने के दो मेजर्स हैं। पहला है क्लास फिस्कल मेजर, दूसरा है मॉनेटरी मेजर। ये बिल्कुल सेम है जो अभी आपने पढ़ा था, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट और क्लास मार्जिनल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। फिस्कल मेजर्स जो है वो किसका है क्लास? जो फिस्कल मेजर है वो गवर्नमेंट का है, ध्यान समझना। फिस्कल मेजर के अंदर दो चीजें आती हैं, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी और दूसरा है क्लास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स को कम करेगी, और कंट्री में डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स को बढ़ाएगी। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देगी, और डिफ्लेशन में सरकार टैक्स रेट को कम करेगी। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट है क्लास फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स में।
अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसे कहते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया, ध्यान रखना क्लास, इनकम का वो पोर्शन जो आपने खर्च कर दिया उसको बोलते हैं एपीसी। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम और इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन और इनकम। ध्यान रखना एपीसी 1 के बराबर होगा कब? ब्रेक इवन पॉइंट पे। ये पॉइंट काम का है यहां से, एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इक्वल टू 1। एपीसी कैन बी लेस देन 1, एपीसी 1 से छोटा भी हो सकता है कब? जब इनकम बड़ा होगा कंजप्शन से, तो एपीसी क्या होगा क्लास? छोटा होगा। और एपीसी मोर देन 1 भी हो सकता है जब क्लास कंजप्शन बड़ा है इनकम से। 100 रुपए कमा रहे हो, 150 रुपए खर्च कर रहे हो सकता है पास सेविंग्स एंड बोरोइंग्स के थ्रू। इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। जीरो नेगेटिव मींस 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। ध्यान रखना 1 से छोटा, 1 से बड़ा, लेकिन कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। केन्स की क्लास जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है वो कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी ना, तो इनकम का मोटा हिस्सा जो है वो क्लास सेविंग्स की तरफ चलता चला जाएगा। तो इनकम बढ़ता चला जाएगा क्लास अगर आपका, तो एपीसी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, एपीएस बढ़ता चला जाएगा। सेम एमपीएस के साथ भी इनकम बढ़ती चली जाएगी ना, तो सेविंग्स आप ज़्यादा करोगे, बचाओगे, खर्च कम करोगे आप, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना खर्च कर रहे हो। सेल आप मुकेश अंबानी इतना खर्च कर रहे हैं, कल को कुछ और इनकम आने लगी तो क्या खर्चा बढ़ाएंगे? ऑलरेडी अपना खर्चा बढ़ा रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्लास वो सारा का सारा क्या होगा? सेव हो जाएगा। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये कहता है कि भैया अगर आप ज्यादा सेव करोगे तो आपकी सेविंग्स बाद में अपने आप कम हो जाएगी। अगर आप सब पैसा बचाने लगोगे तो खर्च नहीं करोगे, आपका खर्चा ही तो किसी की इनकम बनती है, आपका खर्चा किसी की इनकम बनती है, उसकी इनकम नहीं बनेगी, वो भी आगे खर्च नहीं कर पाएगा, ये रोटेशन चलता चला जाएगा। तो पैसा बहुत ज्यादा बचाओगे अगर ना, तो इकोनॉमी की सेविंग्स अपने आप डाउन हो जाएगी। आपका खर्चा किसी की इनकम है, आप बचा लोगे, उसकी इनकम ही नहीं बनेगी, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, उसकी इनकम नहीं बनेगी, वो आगे किसी को खर्च नहीं करेगा, तो उसकी इनकम भी नहीं बनेगी, तो भैया सेविंग्स अल्टीमेटली लास्ट में कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम का वो हिस्सा जो आपने सेव कर लिया। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, एपीएस जीरो हो सकता है, एपीएस पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। एपीएस 1 से बड़ा और 1 कभी नहीं हो सकता, हमेशा 1 से छोटा ही होगा। और एक फॉर्मूला एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एक 0.7 है, दूसरा 0.3, एक 0.9 है, दूसरा 0.1। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको बोलते हैं क्लास जो चेंज हुआ कंजप्शन में ड्यू टू चेंज इन इनकम। इसका हमेशा क्लास जो है वो मोर देन 0 और लेस देन 1, यानी इसकी वैल्यू 0 to 1 रहेगी। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है, डेल्टा सी C2 माइनस C1 और डेल्टा वाई होता है क्लास आपका Y2 माइनस Y1। अब ध्यान से समझना, एमपीसी जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, और इसका मतलब 0 to 1 होगा। अगर बढ़ी हुई इनकम का सारा हिस्सा खर्च कर दिया आपने तो एमपीसी 1, बढ़ी हुई इनकम का कुछ भी खर्च नहीं किया, सारा बचा लिया, तो एमपीसी 0। इसीलिए क्लास 0 to 1 के बीच ही रहता है। मस्ट रिमेंबर क्लास, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच। गरीब लोगों का जो एमपीसी है ना वो ज्यादा होगा। गरीब लोग क्या करते हैं क्लास, बढ़ी हुई इनकम को ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनके पास स्कोप है, वो पहले सर्विस नहीं ले रहे थे, उनको सुविधा चाहिए। अमीर के पास पहले से सारी सुविधा है, तो रिच पीपल की एमपीसी कम होती है। एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाएगा ना क्लास, जो एमपीसी है वो क्या होगा, घटता चला जाएगा। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम का वो हिस्सा जो आपने बचा लिया, इसकी वैल्यू भी सेम 0 to 1 होती है, और एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 होगा। ध्यान रखना, अगर आपने बढ़ी हुई इनकम का सारा हिस्सा बचा लिया तो एमपीएस जो है 1 होगा, बढ़ी हुई इनकम का सारा हिस्सा खर्च कर दिया तो एमपीएस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन C इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ए बार ऑटोनोमस कंजप्शन है, बी है एमपीसी, और वाई क्या है क्लास, नेशनल इनकम। सेविंग फंक्शन में बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है, माइनस ए बार आ जाता है और बी की जगह 1 माइनस बी आएगा वाई। तो यहाँ पे एस है सेविंग्स, माइनस ए बार ऑटोनोमस सेविंग्स, 1 माइनस बी क्लास क्या होता है, एमपीएस, और वाई मतलब क्या है क्लास, नेशनल इनकम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है क्लास की डेरिवेशन। देखो ये डेरिवेशन तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन तो लिखने वाले सवाल में आता है, तो डेरिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया क्लास ब्रेक इवन, ये तो क्लास ग्राफ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ध्यान समझना, ADC प्लस आई एक्स्ट्रा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो ये क्लास ऊपर की तरफ चला जाएगा, AD ऊपर की तरफ आएगा, और ये ग्राफ बनता है क्लास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इनकम भी क्लास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से तुम्हारे इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। कितना गुना बढ़ेगी उसको जानने के लिए क्या क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको K से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इसको 1 अपॉन एमपीएस बोलते हैं, और एमपीएस को 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी बोलते हैं। एमपीएस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एमपीसी, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। अब ध्यान रखना क्लास, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 to इन्फिनिटी होगी। 1 कब होगी क्लास, अगर एमपीएस 1 है तो K क्या होगा, K भी 1 होगा,
और अगर एमपीएस अगर 0 है तो के क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर एमपीएस 1 है तो के क्या होगा, 1। एमपीएस अगर 0 है तो के क्या होगा, इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर एमपीसी 1 है तो के इन्फिनिटी होगा, एमपीसी 0 है तो के कितना क्लास होगा, 1 होगा। ध्यान रखना, अगर एमपीसी 0 है तो के 1, अगर एमपीसी 0 है तो 1 माइनस 0 कितना हुआ, 1 माइनस 0 1, तो 1/1 क्या होगा, 1। तो अगर एमपीसी 0 है तो के 1 होगा, एमपीसी अगर 1 है तो के इन्फिनिटी होगा। और एमपीएस अगर 1 है, फॉर्मूला पुट करके निकाल लेना भैया, मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं। रिलेशनशिप की बात करें, एमपीसी बढ़ेगा तो क्लास के भी बढ़ेगा। एमपीसी और के का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि एमपीएस का और के का इनवर्स रिलेशनशिप है। एमपीएस घट रहा है तो के बढ़ रहा है। तो एमपीसी का के का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एमपीएस का और के का इनवर्स रिलेशनशिप है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट की जो वर्किंग है वो कुछ खास है नहीं। जो आपने पढ़ा है ना वर्किंग, जो आपने क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक पढ़ा, ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे 100 करोड़ से तो फर्स्ट राउंड में इनकम भी 100 करोड़ से बढ़ेगी, लेकिन हमने अज्यूम किया कि एमपीसी 80% है तो कंजप्शन 80 करोड़ से बढ़ेगा। फिर हमारा कंजप्शन किसी और की इनकम बनेगी, राउंड 2 में इनकम बनेगा, फिर इसके 80% आपने खर्च किया 64, फिर अगले राउंड में 64 किसी और की इनकम बनेगी, उसके 80% खर्च किया आपने 51.20, और ऐसे चलता चला जाएगा। लास्ट में क्लास जो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी इनकम, उसका 5 गुना बढ़ जाएगा 500, और 500 का 80% कितना हो गया, 400। सर ये 500 आया कैसे, क्योंकि के का फॉर्मूला 1/MPS। अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस होगा 0.2, तो क्या हो गया 5 टाइम्स। इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। तो 100 अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम आपकी 5 गुना यानी 500 से बढ़ जाएगी। ठीक है, वही लिखा हुआ है क्लास। ऑल फॉर्मूले एडीएएस के सारे फॉर्मूले की बात करें तो पहला एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का सी प्लस एस है, सॉरी एस, वाई का फॉर्मूला सी प्लस एस, तो एएस किसके बराबर हो गया, वाई के। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगा व्हेन एडी इक्वल टू एएस और एस इक्वल टू आई, दोनों में से किसी भी एक केस में अगर एडी एएस के बराबर है तो अल्टीमेटली एस भी आई के बराबर होगा। एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, और एपीसी 1 कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, 0 to 1 रहती है वैल्यू इसकी, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। सी फंक्शन ए बार प्लस बी वाई, बी होता है एमपीसी, एस फंक्शन माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये 1 माइनस बी पूरा का पूरा होता है एमपीएस। के का फॉर्मूला 1/MPS या 1/1 माइनस एमपीसी, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इसका फॉर्मूला के साथ वैल्यू जो होती है इसकी 1 to इन्फिनिटी होती है। राइट है क्लास यहाँ तक। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल है, जरा वो भी हम करके देख लेते हैं। फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है, एमपीसी इन्वेस्टमेंट। आप जब भी आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा हो एस का फंक्शन लगाओ, माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई, तो एस कितना है क्लास 50, माइनस ए बार हो गया क्लास आपका माइनस का 100, 1 माइनस बी, एमपीसी है 0.80, तो एमपीएस कितना आएगा क्लास 0.20 इंटू वाई, वाई हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये 100 इधर भेज दो तो ये 150 हो गया अपॉन 0.20 इक्वल टू वाई, पॉइंट हटाओ 2 0 लगा दो, 0 0 कट गया, हो गया 750। तो वाई जो आ गया वो कितना क्लास आ गया आपका 750। दूसरा गिवन कंजप्शन फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, वाई है नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 1000, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बहुत सिंपल है क्लास। सी फंक्शन दे रखा है क्लास आपको 100 प्लस 0.75 वाई, है ना, और आई दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या होता है सी प्लस आई, आई दिया है 1000, आई की जगह 1000 रख दो, y इज इक्वल टू सी कितना है 100 प्लस 0.75 वाई प्लस आई, तो ये हो गया y माइनस 0.75 वाई इक्वल टू 1100, y में से 0.75 जाएगा 0.25 वाई इक्वल टू 1100, तो y इज इक्वल टू 1100 डिवाइड बाई 0.25, तो 1100 डिवाइड बाई 0.25 करो जरा कितना आएगा, 1100 डिवाइड बाई 0.25, इट्स 4400। ठीक है, तो y आ गया आपका कितना 4400। c निकालना है, c का फॉर्मूला है y माइनस एस, एस यानी i, तो y कितना है क्लास 4400 और 1000 रुपये का s है, तो c आ गया 3400। अगर इस क्वेश्चन में k बोलेगा निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो 1/MPS, c फंक्शन में यही चीज़ MPC होती है, बताया था ना। अगर MPC 0.75 है तो MPS होगा 0.25, k आएगा 4 टाइम्स। तो न्यूमेरिकल इतने बड़े तो नहीं आएंगे, लेकिन आइडिया दे दिया, क्या पता कोई न्यूमेरिकल क्लास, क्या पता ये 3 अलग अलग न्यूमेरिकल में आ जाए। उसी तरीके से क्लास आपको सेविंग फंक्शन दे रखा है -100 प्लस 0.6 वाई, और आपको आई भी दे रखा है, आई है 1100, तो आपको पता है एस इक्वल टू आई, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, 100 उधर भेजो आपका वाई निकल आएगा 1200, तो वाई इक्वल टू 1200 अपॉन 0.6, तो ये आ गया 2000। ठीक है, इनकम आ गई 2000। कंजप्शन निकालना हो तो इनकम में से बचत घटा दो, बचत कितनी थी क्लास 1100,
तो 900 आ गया आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर आपको के निकालना है इस क्वेश्चन में मल्टीप्लायर, तो देखो सेविंग फंक्शन में ये जो होता है उसको एमपीएस बोलते हैं, तो सीधा उसी से डिवाइड दो। अगर ये एमपीसी होता तो 1 से घटा के एमपीएस निकालता, बट ये ऑलरेडी के दे रखा है। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि एमपीसी 0.4 है, के निकालो, तो आप एमपीएस निकालोगे पहले, कितना 0.6। एमपीएस अगर 0.6 है सेविंग फंक्शन में, ये एमपीएस होता है, बताया था अभी आपको। तो 10/0.6, तो 1.10 को डिवाइड दो 6 से, तो ये आएगा क्लास 1.67 टाइम्स। तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, चांसेस कम है, लेकिन क्या पता 2-3 क्वेश्चन पूछ ले तो आपको अच्छे से करके चलना है। अगर बढ़ी हुई इनकम का 75% अगर क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन, तो ये जो 75% है ना वो क्लास एमपीसी है। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया है क्लास, 1000 करोड़ से, तुम्हें डेल्टा वाई डेल्टा सी निकालना है। तो जब भी डेल्टा आई गिवन हो, के का 2 फॉर्मूला आएगा। पहला फॉर्मूला 1/MPS, एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस 0.25 होगा, दोनों को मिला के 1 होता है, तो के आ गया 4। फिर के का एक और फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई हमें यहाँ पे क्लास नहीं पता, डेल्टा आई कितना है क्लास 1000, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 4000। इन 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगी 4000 से। ठीक है, कंजप्शन पूछा है तो एमपीसी का फॉर्मूला लगाओ। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी डेल्टा वाई कितना है 4000, तो 4000 को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा सी कितना क्लास आएगा आपका 3000। ठीक है, इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास। इंक्रीज इन इनकम जो है इज 5 टाइम्स, 5 गुना ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो के ये यही के है क्लास, इसको हम लोग के बोलते हैं। अगर के अगर देखा जाए तो डेल्टा वाई इसको नीचे भेज दो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई ही तो के होता है, तो वो आपको 5 दे रखा है। के अगर 5 है तो 1/MPS 5 इज इक्वल टू, तो MPS इज इक्वल टू 1/5 दैट इज 0.2, तो MPS आ गया 0.2। तो MPC कितना होगा, ऑब्वियसली दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है, तो MPC कितना होगा 0.8। ओके, तो इस तरीके से क्लास ADAS के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने 5 बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दी, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 है आपको खुद करना है। हर गवर्नमेंट बजट बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको यूनियन बजट बोलते हैं, और उसे क्लास हम लोग बोलते हैं, वो फरवरी में क्लास फर्स्ट ऑफ डे ऑफ फरवरी को निर्मला सीतारमन जो है वो अनाउंस करती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास बजट बनाने का, तो बजट इज नॉट ओनली अ स्टेटमेंट बट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सेट ऑब्जेक्टिव दैट द गवर्नमेंट सीक्स टू अचीव ओवर द टाइम। ध्यान रखना क्लास, यानी कि बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है क्लास जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे ओवर द टाइम उसे अचीव करना होता है। सबसे पहला क्लास बजट का मेन मोटो क्या है, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जितनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ना उनको मैनेज करना, अगर वो अच्छे से काम कर रही हैं तो क्लास उनको फंड्स देना, अदरवाइज उनका प्राइवेटाइजेशन करना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन के केस में सरकार सब्सिडीज को कम करती है, टैक्सेस बढ़ाती है, डिफ्लेशन में उसका उल्टा करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, गरीब अमीर के बीच का फासला कम करती है। इनकम सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाती है, यानी कि जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अगला है क्लास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्ट में इसको मीरा बताया था मैंने, MERA। और ए फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बीड़ी सिगरेट तंबाकू अगर कोई कंपनी बनाती है तो उन पे हैवी टैक्स, और जो कंपनी क्लास खादी प्रोडक्ट बनाती है, नेचुरल चीज़ें बनाती है क्लास, उन पे लो टैक्स। बजट बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट के 2 पार्ट है, ठीक है, बजटरी रिसीट, बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसीट के 2 पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है क्लास जिससे सरकार की कोई भी एसेट ना कम हो रही है ना कोई भी लायबिलिटी बढ़ रही है, फ्री फंड का पैसा आ गया। कैपिटल रिसीट सरकार की ऐसी रिसीट है जिससे कोई ना कोई एसेट सरकार की कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। रेवेन्यू रिसीट के 2 पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मेरे सर पे टैक्स है, मैं खुद ही टैक्स दूंगा, मतलब मेरे ऊपर टैक्स लगा है, मैं खुद ही अपनी जेब से टैक्स दूंगा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन मैं ग्राहक से वसूल लूंगा, उसको क्या बोलते हैं क्लास, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, नॉट शिफ्टेबल। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्लास हम ग्राहक के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर होता है, जितना ज्यादा कमाते चले जाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर होता है, वो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्लास GST है, कस्टम ड्यूटी है। नॉन टैक्स के अंदर क्या क्या आता है क्लास, टैक्स के अलावा फीस, फाइन, पेनल्टी, इनकम फ्रॉम पब्लिक कंपनी, इंटरेस्ट, किट, गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट, चैरिटी, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब चीज नॉन टैक्स रिसीट है।
इन सबसे सरकार की कोई भी एसेट कम नहीं होती है ना कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है। कैपिटल शीट के अंदर तीन चीजें हैं, RDB, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। और अभी ये चल रहा है तो प्लीज कुछ मत सोचो, आगे अच्छे से इसको तन मन धन से पढ़ लो, नहीं तो ये भी नहीं समझ पाओगे और इसके बारे में सोच रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। अच्छे से एकदम आपको पूरा रिवाइज करना है, मॉक्स लगा के जाना है, अच्छे से तुम्हारा पेपर जाएगा। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, पूरा टाइम है क्लास तुम्हारे पास करने का, आराम से करो। रिकवरी ऑफ लोन, यानी किसी को लोन दिया क्लास, वो रिकवर हो गया तो आपके एसेट्स कम हो गए। इट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स थी उसको बेचा तो इन्वेस्टमेंट्स का खत्म हो गया और पैसा आ गया। बोरोइंग्स, आपने क्लास उधार ले लिया तो लायबिलिटी बढ़ा। बोरोइंग्स इज द ओनली रिसीट, दिस इज कॉल्ड डेट क्रिएटिंग। बोरोइंग्स एक ऐसी रिसीट है जिससे क्लास क्या होता है, कर्जा बनता है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट इसको बोलते हैं। बजटरी एक्सपेंडिचर, दो तरह के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो सरकार करती है और बदले में कोई एसेट ना क्रिएट होती है ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, फ्री फंड खर्चा, सब्सिडी, इंटरेस्ट, है ना, पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज जो खर्चा करती है सरकार, बहुत सारी योजनाओं पे जो खर्चा करती है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिससे कोई ना कोई एसेट या तो बनेगा नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम होगा, लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लायबिलिटी कम हो गया। परचेज ऑफ सुपर कंप्यूटर, परचेज ऑफ सुपर मतलब प्लेन खरीदा आपने, सड़क बनवाया, बिल्डिंग बनवाया आपने, है ना, वो सारी एसेट्स है आपकी, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग बनाया, स्कूल बनाया आपने। डायरेक्ट टैक्स का मैंने क्लास बता दिया डिफरेंस आपको। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट मैंने बता दिया क्लास। रेवेन्यू रिसीट रेकरिंग होता है, बार बार होता है क्लास, और ये कैपिटल रिसीट नॉन रेकरिंग है। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जिससे सरकार की कोई भी एसेट्स ना कम होती है ना कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है, जबकि कैपिटल रिसीट ऐसी रिसीट है सरकार की कोई ना कोई एसेट कम होगी नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो टोटल रिसीट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट्स। सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लास रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देश को चलाने के लिए होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है क्लास, एसेट्स खरीदने में और लोन देने में सरकार खर्चा करती है। इंटरेस्ट, सब्सिडी, एक्सपेंस ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशन, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मशीन खरीदा, स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, ये सारी चीजें कैसे एक्सपेंडिचर है क्लास, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल रिसीट का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट का फॉर्मूला क्या है, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। और कैपिटल रिसीट की तीन कंपोनेंट है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स। बजट तीन टाइप के होते हैं, बैलेंस बजट जहां टीआर और टीई दोनों बराबर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है। सरप्लस बजट जहां रिसीट ज्यादा है और इन्फ्लेशन के केस में सरकार सरप्लस बजट बनाती है। डिफ्लेशन के केस में सरकार डेफिसिट बजट बनाती है जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है सरकार का और जो रिसीट्स है वो क्या है क्लास, कम है। नाउ बजट डेफिसिट तीन टाइप का है। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है क्लास, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है क्लास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट को ही क्या कहते हैं क्लास, बोरोइंग्स। ध्यान रखना, फिस्कल डेफिसिट को क्या कहते हैं, बोरोइंग्स। या फिर एरा फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये फॉर्मूला हो गया। या फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर को तोड़ के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग नहीं घटाया, तोड़ दिया, बस ऊपर इस चीज को डिटेल कर दिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट अगर आपको निकालना है और बजटरी डेफिसिट गिवन है तो ये लगेगा फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब आते हैं क्लास यहाँ पे। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट घटा दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और अगर आप फिस्कल डेफिसिट निकालोगे तो प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट आपका क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट अगर ज्यादा है तो सरकार को एक वार्निंग सिग्नल मिलता है, क्या, सरकार या तो अपने खर्चे कम करे या अपनी कमाई को बढ़ा ले। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है सरकार को वार्निंग सिग्नल मिलता है, सरकार या तो अपने खर्चे कम करे या अपनी कमाई को बढ़ा ले। बट इंडिया गरीब देश है, ना खर्चा कम कर सकती सरकार ना कमाई बढ़ा सकती है। तो इस सिचुएशन में रेवेन्यू डेफिसिट से उभरने के लिए सरकार दो काम करती है। पहला है क्लास बोरोइंग्स, दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग से लायबिलिटी क्रिएट होती है, डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार की एसेट्स कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिस्कल डेफिसिट मैंने बता दिया, कॉजेज इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। देखो अगर ज्यादा उधार लोगे तो होगा क्या क्लास, इट कॉजेज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, आपके सर पे टेंशन होगी, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिस देश से उधार ले रहे हो उस पर डिपेंड होते चले जाओगे, फ्यूचर जनरेशन पे लोन चुकाने का क्लास टेंशन रहेगा। और फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा, इसको डेट ट्रैप बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट अगर इंक्रीज होगा
तो इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, हमारा लोन बढ़ेगा। भाई फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या होता है, लोन, लोन बढ़ेगा इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना। प्राइमरी डेफिसिट फॉर्मूला बता दिया, फिजिकल डेफिसिट में से क्या घटा दोगे आप, इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स आर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट हाउस, फूड कंट्रोल सिस्टम, नॉलेज, फ्रेश एयर, नेशनल सिक्योरिटी, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। द पब्लिक गुड इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन class common good in that common good through non excludable and tends to be non rivalrous। non excludable मतलब क्या है कि आप इससे किसी को वंचित नहीं कर सकते। स्ट्रीट लाइट अगर जल रही है तो सब कोई जाएगा, जो क्रिमिनल है वो भी जाएगा, हर कोई जाएगा, उसे वंचित नहीं कर सकते। नॉन राइवलरस, और एक के लिए अगर कोई यूज कर रहा है एक पर्सन तो दूसरे के लिए उसकी क्वांटिटी कम नहीं बचेगी। मतलब अगर एक इंसान पुलिस की सर्विस ले रहा है तो दूसरे को भी मिलेगी, वो ये नहीं कह सकता कि भाई सर्विस नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी। उसी को बोलते हैं क्लास पब्लिक गुड्स। नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस। नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स दैट इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम यूजिंग द गुड, आप रोक नहीं सकते लोगों को यूज करने से। और दैट वन पर्सन यूज द गुड्स डज नॉट डिमिनिश अनदर पर्सन एबिलिटी टू यूज इट। एक इंसान यूज करेगा दूसरा भी यूज कर सकता है। नाउ न्यूमेरिकल है क्लास, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे। एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो 3 क्वेश्चन आ सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है क्लास, रेवेन्यू डेफिसिट फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है क्लास 100, और रेवेन्यू रिसीट कितना है क्लास 80। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना क्लास आ गया 20। अगला है क्लास फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 प्लस 110 210, माइनस रेवेन्यू रिसीट वो कितना है क्लास 80, माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, और वो आपको दे रखा है 95। तो 210 में से 80 घटाओ 95 घटाओ आ जाएगा 210 माइनस 80 माइनस 95 इज 35। और आपको प्राइमरी भी निकालना है तो फिजिकल आपको दे रखा होगा ये रहा 35, उसमें से इंटरेस्ट घटा दो आ जाएगा प्राइमरी। सब रफ काम करना है। 25 प्राइमरी डेफिसिट आ गया 25, ये आ गया 35, ये आ गया 20। तो ये तीनों हो गया क्लास आपका इजीली खत्म। फाइंड द बोरोइंग्स, आपको बोरोइंग निकालना है, मतलब फिजिकल डेफिसिट निकालना है। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो 15,000 है करोड़, और ये जो 15,000 करोड़ है वो 25% है किसका, प्राइमरी डेफिसिट का, यानी 1/4। तो 60,000 आ गया आपका क्या प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट में से इंटरेस्ट घटा, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट घटा देंगे तो प्राइमरी आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो प्राइमरी कितना है क्लास 60,000, फिजिकल नहीं पता, और इंटरेस्ट कितना है 15,000, इधर भेज दोगे 75,000 आपका क्लास क्या आ गया फिजिकल डेफिसिट। तो इस तरीके से क्लास आपका आंसर निकल आएगा। तो न्यूमेरिकल जितने भी बनेंगे ना क्लास, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, हो जाएगा आराम। टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं क्लास। सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, और इस एक्सचेंज रेट को फिक्स कौन करती है क्लास, गवर्नमेंट। इसकी 2 अलग अलग वेरिएंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेटन वुड्स सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू किस में रखती है, गोल्ड के अंदर। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू किस में सेट करती है, डॉलर में। डॉलर को एक कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज लिया गया। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, वो रेट ऑफ एक्सचेंज जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज डिमांड सप्लाई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। और जो मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज है ना, जो मैनेज फ्लोटिंग है, इन दोनों का हाइब्रिड है, मिक्स है। यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो क्लास मार्केट में होने वाली डिमांड सप्लाई के बेसिस पर ही सेट किया जाता है। लेकिन आरबीआई क्या करता है क्लास, इसको इन्फ्लुएंस करता है। जब डोमेस्टिक करेंसी हेवीली डेप्रिशिएट हो रही होती है तब आरबीआई क्लास क्या करता है, इसको इस पे इम्पैक्ट डालता है और इसको ठीक करता है। अगर मान लो डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज़्यादा गिर गई, बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देता है, और किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी तो उसका रेट क्या होगा क्लास, डाउन होगा, ताकि वो लिमिट्स के अंदर आ जाए। तो ये 3 एक्सचेंज रेट है। एग्जामिनेशन में आपको एक्सप्लेन नहीं करना, पहचानना है कि कौन से एक्सचेंज रेट की बात कर रहा है। ज़्यादातर चांस है मैनेज फ्लोटिंग के। तो ये बता दें क्लास, फिक्स एक्सचेंज रेट को गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी बोलते हैं क्लास, और दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज अ मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी। ब्रेटन वुड्स सिस्टम को एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या पेगिंग कहते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट क्या है क्लास, स्टेबिलिटी है, रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स है, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करता है क्लास, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को रोकता है। डीमेरिट है, बहुत ज़्यादा गोल्ड की जरूरत है क्लास इसके अंदर। कई बार सरकार खुद ही डिसाइड नहीं कर पाती कि अपनी करेंसी की वैल्यू कितनी रखें, कई बार सरकार ज़्यादा या कम भी रख देती है, अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी।
फ्लेक्सिबल बता दिया क्लास मैंने आपको। फ्लेक्सिबल का मेरिट क्या है, फ्लेक्सिबल का सबसे अच्छा फायदा क्या है, इक्विलिब्रियम रेट डिटरमाइन हो जाता है, तुम्हें गोल्ड रिजर्व की जरूरत नहीं है, मार्केट फ्री है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है क्लास, और अंडर और ओवर रिलेशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। घाटा क्या है क्लास, इनस्टेबिलिटी है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती हैं, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होता है। डीमेरिट क्या है क्लास, क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। यहाँ पे क्लास होता क्या है, आपको गोल्ड की जरूरत नहीं है तो सरकार सारा गोल्ड देके नोट प्रिंट करवाती है जिससे इन्फ्लेशन होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड को भी रिस्क रहता है, ठीक है। ये हो गया फिक्स्ड के और फ्लेक्सिबल के मेरिट डिमेरिट। मैनेज फ्लोटिंग मैंने बता दिया क्लास, मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम क्या है क्लास आपका, डर्टी फ्लोटिंग। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डायग्राम डाउनवर्ड बनता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा अगर तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो घटेगी। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या होगी, कम होगी, एंड वाइस वर्सा। फॉरेन करेंसी की डिमांड करते क्यों, वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, तुम्हें बाहर से सामान खरीदना है, तुम्हें बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है, तुम्हें इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करनी है, बाहर कंट्री में गिफ्ट डोनेशन चैरिटी देना है, या फिर तुम्हें फॉरेन टूर लेना है, तो तुम्हें क्लास फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज आता कब है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे जैसे बढ़ेगा क्लास आपके पास फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी। सप्लाई कर्व क्लास अपवर्ड स्लोपिंग है। तो कब कब आता है तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी, जब आप एक्सपोर्ट करोगे, जब बाहर कंट्री से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट डोनेशन, रेमिटेंस अगर आपको मिलता है तब। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो कम्स व्हेन फॉरेन टूरिस्ट कम्स इनटू होम कंट्री, अगर फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री में आएंगे तो भी क्लास हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। There is a direct relationship between supply for foreign exchange and foreign exchange rate. Supply for foreign exchange और foreign exchange rate में direct relationship है, यानी foreign exchange rate बढ़ेगा तो foreign currency की supply भी बढ़ेगा and vice versa। और जहाँ पे foreign currency की demand और supply दोनों बराबर है उसको बोलते हैं equilibrium या par rate of exchange। ये OR is equilibrium और par rate of exchange। ध्यान से समझना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फॉरेन सुनो, डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलो या सेम चीज को बोलो एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन बोलो या फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन बोलो, दोनों एक ही बात है क्लास। और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के दो रीजन है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की डिमांड आप बढ़ा रहे हो, अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाओगे, सप्लाई सेम है तो देखो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। सीधी सी बात है, किसी भी चीज की डिमांड अगर आप बढ़ाते हो ना तो क्लास वहां पे एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। देखो मैंने आपसे क्या बोला, किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, इनवर्स रिलेशनशिप। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर आप डिमांड किसी भी चीज का बढ़ाओगे ना तो उसका प्राइस जो है बढ़ेगा। यहां पे बोलो डायरेक्ट, तो ये कैसी बात है सर, आप मतलब ये तो उल्टी बात कर रहे हो आप, तो बड़ा बिल्कुल बात सही है, कोई उल्टी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटेगा, प्राइस का असर डिमांड पे इनवर्स होता है, डिमांड का असर प्राइस पे डायरेक्ट होता है। सवाल बिल्कुल अलग है, प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पे और डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पे बिल्कुल अलग अलग है। बहुत सिंपल कहानी सुनाता हूं तुम्हें। होता क्या आमतौर पर, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड घटेगी, जैसे उसकी डिमांड घटेगी लोग खरीदना बंद कर देंगे, दुकानदार प्राइस कम कर देगा, फिर जैसे प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो ना यहाँ प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। और यहाँ पे देखो क्लास प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, डिमांड घट रहा है तो फिर प्राइस भी घट रहा है। तो यहाँ पे क्लास दिख रहा है क्या आपको, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या दिख रहा था, इनवर्स। तो ये कंफ्यूजन नहीं है, ये बहुत सिंपल सा, प्राइस का असर डिमांड पे अलग होता है, डिमांड का असर प्राइस पे अलग होता है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इसको बोलते हैं क्लास डेप्रिसिएशन। और अगर या तो सप्लाई कम होगी, अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम होगी तो भी एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, सप्लाई है ही नहीं, माल है ही नहीं, तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्लास एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है। ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलो या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी बोलो, इन दिस सिचुएशन कंट्री के एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाते हैं और कंट्री के इंपोर्ट जो है वो घट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या सेम चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कब होगा, जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। मैनेज फ्लोटिंग के अंदर यही होता है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को आरबीआई बढ़ा देता है, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा, नया पॉइंट यहां बनेगा, देखो इक्विलिब्रियम रेट घट गया। अगर $1 70 का था, आज 60 रुपए का हो गया, तो इसको बोलते हैं क्लास एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी ताकतवर हो गई और फॉरेन करेंसी कमजोर हो गई, इसलिए हमारी करेंसी के लिए एप्रिसिएशन, फॉरेन करेंसी के लिए डेप्रिसिएशन।
तो होता क्या है, इंक्रीज सप्लाई, सप्लाई बढ़ेगा या डिमांड कम करेगा। अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड ही नहीं करोगे तो देखो क्लास एक्सचेंज रेट घट जाएगा, OR से OR डैश हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्लास इंपोर्ट्स बढ़ेगा और एक्सपोर्ट घटेगा। ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट घटता है, और एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट जो है वो कम होगा और इंपोर्ट बढ़ेगा। भाई अब हम ज्यादा खरीद सकते हैं बाहर वालों से ना, सस्ता हो गया, $1 60 का ही वैल्यू है, तो हमारी करेंसी ताकतवर होगी, उनकी करेंसी क्लास क्या होगी, कमजोर हो गई। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का फर्क समझना, डीवैल्यूएशन में भी हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, लेकिन इसे कौन करता है क्लास, गवर्नमेंट करती है। और ये किस मेथड में होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में। जबकि डेप्रिसिएशन में फॉल होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। उसे कंट्रोल कौन करता है, मार्केट में होने वाले डिमांड सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई की वजह से रेट घट रहा है तो डेप्रिसिएशन, सरकार ने कम किया तो डीवैल्यूएशन। इसके अलावा एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन भी है। एप्रिसिएशन जो है वो कैसे होता है, डिमांड सप्लाई फैक्टर पे, और रीवैल्यूएशन कैसे होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दे तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दे तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां फॉरेन करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है। इसके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी का इंटरनेशनल ट्रांसफर होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो उधार देता है व्यापार करने के लिए, और फ्यूचर में कोई लॉस ना हो जाए उसके लिए हेजिंग भी करता है। मतलब फ्यूचर में अगर आपको डॉलर चाहिए तो आज ही आप क्लास सस्ते रेट पे डॉलर खरीद सकते हो, ताकि फ्यूचर में आप रेट बढ़ जाए तो आपको नुकसान ना हो। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो दो टाइप का होता है, फॉरवर्ड और स्पॉट मार्केट। अगर तुम्हें डेली करेंसी चाहिए तो तुम कहां जाओगे, करंट मार्केट में और स्पॉट मार्केट में। इस रेट पे, जिस रेट पे करेंसी मिलती है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर तुम्हें फ्यूचर में डिलीवरी चाहिए, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद डॉलर की जरूरत है, तो उसमें हम कहां जाते हैं, फॉरवर्ड मार्केट में। और यहां जो रेट डिसाइड होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। ध्यान रखना क्लास, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा आखिरी चैप्टर। बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले पढ़ना पड़ेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। द वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने रुपए का सामान आपने एक्सपोर्ट किया है और कितने रुपए का सामान आपने इंपोर्ट किया है, उसका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। सिर्फ और सिर्फ गुड्स यानी कि टेंजिबल आइटम। तो एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें सिर्फ टेंजिबल और विजिबल चीजें आती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड 3 टाइप के होते हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल, इक्विलिब्रियम। जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जहां पे क्लास एक्सपोर्ट्स कम इंपोर्ट ज्यादा है, अनफेवरेबल। एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम, उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड भी बोलते हैं इसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी ट्रांजैक्शन करती है, चाहे विजिबल हो, चाहे इनविजिबल हो, चाहे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो, चाहे कैपिटल ट्रांसफर्स हो, वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। अगर ये गोला है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसका छोटा सा एक हिस्सा है जो कि क्लास कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है। ध्यान से चार्ट को समझना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट आइटम को बोलते हैं प्लस आइटम और डेबिट आइटम को बोलते हैं माइनस आइटम। क्रेडिट आइटम का मतलब प्लस आइटम, प्लस का मतलब क्या है, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट आइटम या प्लस आइटम, और अगर फॉरेन करेंसी जा रहा है तो डेबिट आइटम या माइनस आइटम। तो जब भी क्लास आपके पास फॉरेन करेंसी आता है, फॉरेन करेंसी आ रहा है, उसको बोलते हैं क्रेडिट आइटम या प्लस आइटम, और अगर फॉरेन करेंसी जा रहा है तो उसको बोलते हैं डेबिट आइटम या माइनस आइटम। बस सोचो, फॉरेन करेंसी आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो क्रेडिट, जा रहा है तो डेबिट। अब 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जगह गिव एंड टेक आप कह सकते हो। जितना भी टेंजिबल आइटम है, राइस, वीट, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इंडिया से बाहर जा रहा है, बाहर से इंडिया आ रहा है, वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। अगर क्लास आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, पैसा आ रहा है प्लस आइटम, इंपोर्ट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है माइनस आइटम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, 2 तरह की सर्विसेज होती हैं क्लास आपकी। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज, जो आप काम कर रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो। अगला है नॉन फैक्टर सर्विसेज, आपके जहाज चल रहे हैं, आपका कोई मशीन चल रहा है, आप उससे पैसे कमा रहे हो। कोई भी सर्विसेज हो, अगर सर्विस आपने ली है तो डेबिट आइटम पैसा जाएगा, करेंसी जाएगी फॉरेन करेंसी। आपने सर्विस दी है किसी को तो फॉरेन करेंसी आएगा, प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम। अगला है गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, मिला तो प्लस, दिया तो माइनस। कैपिटल अकाउंट की 2 कंपोनेंट है क्लास,
और इन तीनों का बैलेंस जोड़ेंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। कैपिटल अकाउंट के भी क्लास 3 कंपोनेंट है। पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से इंडिया में अगर आपने किसी ने इन्वेस्ट किया, समझना बाहर से, अगर बाहर से इंडिया में किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसको बोलते हैं करेंसी आ गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर ये क्लास प्लस आइटम होता है बिकॉज फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आ रही है। अगर इंडिया ने या इंडिया किसी रेजिडेंट ने बाहर कंट्री में इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं माइनस आइटम और डेबिट आइटम। तो प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम क्या होता है क्लास, जहां पे फॉरेन करेंसी आती है हमारे पास। तो अगर बाहर कंट्री से लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम, इंडिया से अगर बाहर इन्वेस्ट किया तो माइनस आइटम और डेबिट आइटम। ठीक है। दूसरा है क्लास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII भी बोलते हैं इसको, पोर्टफोलियो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने किया है क्लास ऐसी एसेट पे जिस एसेट पे आपका कंट्रोल हो, लेकिन अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं किसी कंट्री के, किसी कंपनी के, तो इसको बोलते हैं क्लास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोगों ने क्लास अमेरिका की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो हम पैसे देंगे माइनस आइटम, अमेरिका वालों ने क्लास हमारे शेयर्स खरीदे हैं तो वो हमें पैसे देंगे क्लास प्लस आइटम। तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगला है बोरोइंग्स, कोई भी लोन, चाहे कमर्शियल बोरोइंग्स हो, चाहे बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, उधार लिया प्लस आइटम और उधार दिया तो माइनस आइटम। अगला है क्लास चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ध्यान समझना, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर क्लास आपने $100 का एक्सपोर्ट किया और $80 का आपने क्लास इंपोर्ट किया तो $20 फालतू बच गए, उसे आप गुल्लक में डाल देते हो, रिजर्व में डाल देते हो। तो एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो क्लास हमारे लिए क्या हो गया, माइनस आइटम है, क्योंकि वो पैसा क्लास हमारी कंट्री से बाहर चला गया। समझ लेते हैं क्लास गुल्लक में डाल दिया तो यानी कि वो बाहर चला गया, माइनस आइटम। लेकिन अगर विड्रॉ करोगे, कभी मान लो इसका उल्टा हो गया, एक्सपोर्ट किया आपने 80 और इंपोर्ट किया 100, तो $20 फालतू कहाँ से लेके आओगे, तो अब निकालोगे गुल्लक से, यानी कि विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, तो वो क्लास प्लस आइटम होगा। तो गुल्लक से पैसा निकाला प्लस आइटम, गुल्लक में जमा किया माइनस आइटम। एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व माइनस आइटम, विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्लस आइटम। तो ये बात आप ध्यान रखना। और इन तीनों का बैलेंस जोड़ेंगे तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों के बैलेंस को जोड़ेंगे तो बीओपी का बैलेंस आएगा। इक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है, जहां पे करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों मिलाकर क्लास क्या होंगे, जीरो होगा। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व इन द सेंट्रल बैंक, कोई भी मूवमेंट नहीं है सेंट्रल बैंक के रिजर्व में। मतलब आपने एक्सपोर्ट भी 100 का किया, इंपोर्ट भी 100 का किया, तो रिजर्व पे कोई छेड़खानी नहीं हुई। यहाँ पे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, इक्वल है। डिसइक्विलिब्रियम में आता है सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जहां पे ऑटोनोमस रिसीट्स ज्यादा है ऑटोनोमस पेमेंट से। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट जहां पे ऑटोनोमस रिसीट जो है वो कम है ऑटोनोमस पेमेंट से। ध्यान रखना, सरप्लस बीओपी हो गया, डेफिसिट बीओपी। और लेकिन बीओपी हमेशा बैलेंस है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी इम्बैलेंस है तो उसको ठीक किया जाता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन से। ध्यान रखना क्लास, साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसको एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहा जाता है, राइट। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट है, जो भी जितना भी ट्रांजैक्शन करना हो करो। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन डिपेंड है किस पे, ऑटोनोमस। तो एकोमोडेटिंग ऑटोनोमस पे डिपेंड है। तो व्हिच ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये आइटम करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों में हो सकता है ऑटोनोमस का। लेकिन एकोमोडेटिंग जहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिसिट है उसको हमें बराबर करना है तो हम किससे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर के आइटम से करेंगे। ये पहले लिखे जाते हैं, इसे अबव द लाइन आइटम बोलते हैं। इसको बाद में लिखे जाते हैं, इसको बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करते हैं क्लास, बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या है क्लास, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड, ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं होता, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। म्यूचुअल रिलेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो पार्ट है करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत छोटा है कैपिटल अकाउंट के कंपैरिजन में। कैपिटल अकाउंट सॉरी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंपैरिजन में, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है उसका भी एक हिस्सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिकॉज करंट अकाउंट में सर्विसेज आती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सर्विसेज नहीं आती, सिर्फ टेंजिबल वैल्यू आता है। व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर हायर देन इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल है। व्हेन नेट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज प्लस, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल। अगर बैलेंस ऑफ नेट बैलेंस करंट कैपिटल अकाउंट का प्लस में है तो बीओपी फेवरेबल है, और एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, ठीक है। इसका उल्टा जो है क्लास 1 फेवरेबल होगा,
एक क्वेश्चन देखो क्लास, यहाँ पे बहुत सिंपल है। सपोज दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये आ सकता है क्लास आपके सीयूईटी में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस है 20,000 का, इंपोर्ट जो है वो हाफ है एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट आधा है एक्सपोर्ट के, तो आपको बताना है क्लास एक्सपोर्ट कितना होगा। तो एक्सपोर्ट अगर मैं 30 ले लूं, इंपोर्ट आधा है मतलब 15, तो सरप्लस तो 15 का आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है सरप्लस 20 है, तो गलत हो गया। 40 है, इसका आधा इंपोर्ट हो गया, 40 का आधा कितना हो गया 20, तो ये क्लास आपका 20 आना चाहिए। हाँ, तो 20 आ रहा है सरप्लस 20,000 करोड़, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं तो आप एक्स मान के भी कर सकते हो, आंसर बी ही आएगा, राइट। नेक्स्ट है क्लास, ये आपको पूरा दे रखा है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बोल रहा है। तो करंट अकाउंट में विजिबल एक्सपोर्ट लेते हैं क्लास, विजिबल इंपोर्ट लेते हैं, तो ये हो गया क्लास माइनस का 50, फिर इनविजिबल एक्सपोर्ट और इनविजिबल, ये 70 में से 30 गया तो प्लस का 40, और नेट करंट ट्रांसफर का बैलेंस तो 15 ही है, तो 55 माइनस 50, तो 5 का सरप्लस आ गया। सरप्लस कितना क्लास आ गया, सरप्लस आ गया 5 का। तो देखो क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है, सरप्लस 5, यानी कि क्वेश्चन हो गया